मैं आज इसी स्वदेशी के भाव को आप तक संप्रेषित करने के लिए और स्वदेश का गौरव आपके भीतर जागृत करने के लिए भैराजी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। भैराजी जी। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत इस विषय पर संवाद करूंगा। परम पूजनीय स्वामी जी ने जैसा आपको बताया, ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। मैं आपको नाम लेके कुछ उदाहरण से बताऊं। ये अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ दिखाई देता है आपको। ये स्वदेशी के दर्शन में से निकला हुआ देश है। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। अमेरिका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था अंग्रेजों का, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के कारण वो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ गया और वो अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति बन गया। आप अगर हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मात्र पिछले 200 वर्षों में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, सुरक्षा व्यवस्था की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में कोई भी अमेरिका का नाम लेने वाला नहीं था आज से 200 साल पहले तक। आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश है। आज अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा तकनीकी विकसित करने वाला देश है, सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश है, सबसे ज्यादा सुख समृद्धि और संपत्ति वाला देश है। ये सब पिछले 200 वर्षों में अमेरिका ने हासिल किया है। उसके पहले उनके पास कुछ नहीं था और ये सब हासिल करने के लिए अमेरिका ने स्वदेशी नीति को अंगीकार किया है, स्वदेशी दर्शन को अंगीकार किया है और अपने को सारी दुनिया में स्थापित किया है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आज से लगभग 100 साल पहले तक जापान का कोई नाम लेवा नहीं था दुनिया में। जापान भी गुलाम रहा है दुनिया में कई देशों का। जापान तो ऐसा एक अद्भुत देश है जो 3 बार गुलाम हुआ है। एक बार अंग्रेजों का गुलाम हुआ जापान, मुश्किल से आजाद हुआ। फिर दूसरी बार जापान गुलाम हुआ डच, पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों का मिला जुलाकर, फिर आजाद हुआ। और तीसरी बार जापान गुलाम हुआ अमेरिका का और मुश्किल से आजाद हुआ। जापान जब अमेरिका का गुलाम था तब आपको मालूम है अमेरिका ने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और पूरे जापान को तोड़ दिया था अमेरिका ने, ध्वस्त कर दिया था। वो जापान पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में सारी दुनिया के सामने पूरी इज्जत और सम्मान से खड़ा है। अमेरिका के बाद दूसरा नाम अगर लिया जाता है दुनिया में तो वो जापान का नाम लिया जाता है। और ये जापान भी बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया है, तकनीकी महाशक्ति बन गया है, विज्ञान की बहुत बड़ी ताकत बन गया है, औद्योगिक उत्पादन में बड़ी ताकत है, व्यापार में बड़ी ताकत है जापान आज। अमेरिका की 25% से ज्यादा बड़ी कंपनियां जापान के कब्जे में हैं इस समय। अमेरिका भी जापान से घबराता है, अब डरता है। ये जापान पिछले 60-70 वर्षों में खड़ा हुआ है, वो भी स्वदेशी दर्शन के आधार पर, स्वदेशी चिंतन के आधार पर। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन। आपको मालूम है चीन भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने चीन पे भी कब्जा किया था और पूरे चीन के समाज को अंग्रेजों ने नशे में डुबो दिया था। अफीम नाम की एक नशीली वस्तु होती है, अफीम के व्यापार से अंग्रेजों ने पूरे चीन को नशे में डुबो दिया था।
लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन में जाकर अफीम बेची थी और चीन के नौजवानों को अफीम पिला पिलाकर नशेड़ी बना दिया था और वो पूरा चीन डूब गया था नशे में। वो चीन को खड़ा होने में बहुत समय लगा, लेकिन चीन खड़ा हुआ। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था। उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था। पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ। जैसे हमारे देश में मैं बार बार कहता हूं, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं, ऐसे ही चीन में एक नेता पैदा हुआ। उसका नाम था माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पे डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है। सारी दुनिया के बाजारों में 25% से ज्यादा सामान चीन का भरा हुआ है। निर्यात इतना चीन के तरफ से हो रहा है कि सारी दुनिया के बड़े बड़े देश अब कांप रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश जो महाशक्ति है ना, वो चीन से घबरा रहा है इस समय। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा चीन की यात्रा पर गया तो बराक ओबामा से चीन के पत्रकारों ने पूछा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए चीन की यात्रा पे क्यों आए? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ज्यादातर चीन नहीं जाते हैं, दुश्मनी मानते हैं वो अपनी चीन से। तो बराक ओबामा ने कहा कि ये भविष्य का ताकतवर देश है, हो सकता है आने वाले समय में ये अमेरिका को भी परास्त कर दे औद्योगिक उत्पादन में, व्यापारिक उत्पादन में। हो सकता है आने वाले समय में ये तकनीकी और विज्ञान में भी हमसे बहुत आगे निकल जाए। इसलिए दोस्ती रखनी चाहिए भविष्य के दादाओं से, ताकतवर लोगों से। इसलिए मैं चीन की यात्रा पे आया हूं। और उसने एक और बात कही मजे की कि अब तक तो ऐसा होता था कि अमेरिका दुनिया को कर्ज बांटता था और अमेरिका की संस्थाएं दुनिया को कर्ज देती थी। पहली साल सन 2009 में ऐसा हुआ कि अमेरिका ने चीन से कर्ज मांगा अपने को जिंदा रखने के लिए और 780 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने अमेरिका को दिया है जिंदा रहने के लिए। आप सोचो कि 60 साल में कोई देश इतनी ताकत से खड़ा हो सकता है। वो हुआ है स्वदेशी दर्शन से, स्वदेशी चिंतन से। ऐसी कहानी मैं 70 देशों की आपको सुना सकता हूं जिन्होंने पिछले 200 वर्षों में, 400 वर्षों में, 500 वर्षों में स्वदेशी का दर्शन अपने यहाँ लाया, स्वदेशी का दर्शन अपनी नीतियों में अपनाया, स्वदेशी का दर्शन उन्होंने अपने व्यापार और उद्योग में लाया, तकनीकी में लाया, विज्ञान में लाया और वो देश स्वावलंबी होकर खड़े हो गए और सारी दुनिया के सामने सीना ठोंक कर कह रहे। मैं आज से 50 साल पहले की एक छोटी बात बताता हूं कि 50 साल पहले दुनिया में सबसे घटिया माल अगर कहीं का होता था तो वो जापान और चीन का होता था। लोग हंसते थे कि ये जापानी माल है, माने सबसे घटिया है, ये चीनी माल है, ये सबसे घटिया है, ऐसा कहा जाता था 50 साल पहले। अब दुनिया में 50 साल में इतना अंतर आया है कि सबसे अच्छा माल अगर है तो जापानी माल है, ये कहा जाता है पूरी दुनिया में। और उसके बाद सबसे अच्छा माल है तो चीनी माल है, ये दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, क्वालिटी में, तकनीकी में, हर तरह से। तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं देशों में? 50 वर्षों में, 60 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, 100 वर्षों में कोई देश अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और कई देश तो हमारे पड़ोस में है, मलेशिया नाम का देश है, वो तो 24-25 साल में खड़ा हो गया अपने पैरों पर। अभी परम पूजनीय स्वामी जी अरब देशों की बात कर रहे थे। ये अरब देश तो 40 साल में खड़े हो गए। 40 साल पहले तो भुखमरी के शिकार थे, इनके पास पीने का पानी भी नहीं था और आज सारी दुनिया का ऐशो आराम, सुख, सौंदर्य और दौलत इनके पास इकट्ठी हो गई है। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं
तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं, उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी पुरानी बात करके अपनी आज की बात कहूंगा। पुरानी बात माने हमारे इतिहास की बात थोड़ी देर में करूं कि भारत कभी दुनिया में विश्व की महाशक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये देश सारी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था। और आपको सुनकर हैरानी होगी, क्योंकि हमें तो इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, ये सब दस्तावेज अभी खोजे जा रहे हैं तो मिल रहे हैं। हमें तो इतिहास में ये बताया गया कि भारत हमेशा से कमजोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था, पूरा आकंठ दरिद्रता में डूबा हुआ देश था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का विकास कर दिया। तो हम अंग्रेजों को इस दृष्टि से देखने लगे और अंग्रेजों ने ये इतिहास हमारा हमको बनाकर पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी इतिहास को मानने लगे। अंग्रेजों ने भारत के बारे में जो कहा भारत की इतिहास की किताबों में, उसके बिल्कुल उलट उन्होंने कहा भारत के बारे में इंग्लैंड की इतिहास की किताबों में। इंग्लैंड में जो इतिहास की किताबें छपी, इंग्लैंड के अलावा स्कॉटलैंड में जो इतिहास की किताबें छपी और अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखी, उनमें भारत के बारे में बिल्कुल अलग बात है। और भारत में अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा और जो किताबें छपवाई, वो बिल्कुल उल्टी बात है। भारत में अंग्रेजों की जो बनाई गई इतिहास की किताबें छपी और हमने पढ़ी हैं, वही सब इतिहास की किताबें, और उसी के आधार पर भारत के इतिहासकारों ने इतिहास की किताबें लिख दी हैं। उनमें यही बताया गया है कि गरीबी में डूबा हुआ, बेकारी में डूबा हुआ, तंद्रा में डूबा हुआ, आलस्य में डूबा हुआ, पाखंड में डूबा हुआ, विलासता में डूबे हुए राजा, इस तरह का भारत, हमेशा से अंधेरे में, अंधकार में रहने वाला भारत, इस तरह की हमारी चित्र और तस्वीर मन पे अंकित हो गई है। लेकिन जो अंग्रेजी दस्तावेज हैं और अंग्रेजी पुस्तकें हैं, उनको देखें तो बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। और अंग्रेज खुद कहते हैं इस बात को कि भारत में जब वो प्रवेश करने के लिए आए तो यहाँ की दौलत देखकर हैरान हो गए। एक मोटी सी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और आपके दिल दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि अगर यही सच था कि भारत गरीबी में डूबा हुआ, अंधकार में डूबा हुआ, दरिद्रता में डूबा हुआ देश था, तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों यहाँ पर? झक मार रहे थे क्या? गरीबों की झोंपड़ियों में कोई 250 साल रहता है क्या? दरिद्रता में डूबे हुए इलाके में कोई 250 साल रहा करता है क्या? अंधेरे में डूबे हुए इलाके में कोई 250 साल गुजार सकता है क्या? पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपनी फना कर सकता है कोई 250 साल ऐसे इलाके में जहां कुछ भी नहीं था? तो ये मोटी सी बात है कि अगर हम सब इतने गरीबी, भुखमरी, बदहाली के ही शिकार थे, तो अंग्रेज 250 साल रहे क्यों फिर हमारे देश में? क्यों नहीं आकर चले गए? और 250 साल अंग्रेजों की कहानी क्या कहें? मुगल आकर हमारे देश में क्यों रहे? क्यों उन्होंने साम्राज्य स्थापित किए? विदेशी हमलावर आए इस देश में 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद, वो क्यों आए? जब हम गरीब थे, भुखमरी के शिकार थे, बदहाली के शिकार थे, तो कोई विदेशी क्यों आएगा हमारे यहाँ? ये बात समझने की है कि अगर हमारी सारी खराबियां ही खराबियां हम में थी,
तो इतने सारे विदेशी आकर हजारों वर्षों से इस देश में कैसे रह गए, ये बात जब आप समझना शुरू कर देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कोई किसी दूसरे इलाके में कब जाता है और कोई दूसरे इलाके में कब रहता है, और 1-2 साल नहीं 100-100, 200 साल तक रहता है, 250-250 साल तक रहता है। ये तभी जब उन विदेशियों का यहाँ आने पर कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो, जब उनका यहाँ आने पर उनकी कोई मतलब सिद्ध होती हो, जब उनका यहाँ आने पर उनकी कोई अपनी सिद्धि होती हो। और वही था, अंग्रेज यहाँ आए थे, बहुत खुशहाल देश था ये देश। अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत के बारे में 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, और जिन इतिहासकारों ने ये 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं वो सब एक स्वर से मानते हैं कि भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। भारत के बारे में अंग्रेज इतिहासकारों ने और अंग्रेजी खोजक लोगों ने जो दस्तावेज तैयार किए हैं, उनमें से 2-3 बातें कहकर ये बात को मैं समझाना चाहूंगा। जब अंग्रेज आए और यहाँ उन्होंने देखा तो भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है, और भारत के व्यापार और उद्योग की स्थिति का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा आपको देता हूं। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किए, सर्वेक्षण किए, और ये बताया कि दुनिया के बाजार में जो सामान बिक रहा है उसमें 33% सामान सिर्फ भारत का बना हुआ है। आज मैं आपको तुलना के लिए बात कह रहा हूं तो समझ में आ जाए, दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान चीन का बिकता है। दुनिया के बाजार में इस समय 25% सामान लगभग अमेरिका का बिकता है। अमेरिका एक देश है, चीन एक देश है, दोनों महाशक्तियां हैं, और आज से 175 साल पहले तक दुनिया के बाजार में 33% सामान अकेले भारत का बिकता था। इसका माने तुलना अगर हम करेंगे तो भारत चीन से ज्यादा ताकतवर था, और कौन से चीन से? 200 साल पुराने चीन से नहीं, आज के चीन से। आज का चीन जो दुनिया में महाशक्ति बना हुआ है, उसका कुल सामान दुनिया में 25% बिक रहा है। आज से 175 साल पहले दुनिया में कुल सामान जो बिकता था उसमें 33% हमारा था। तो आज के चीन की ताकत से बड़ी ताकत तो हमारी थी, आज के अमेरिका से बड़ी ताकत तो हमारी थी। और जिस समय हमारा व्यापार दुनिया में चलता था 33%, उस समय अमेरिका का माल पूरी दुनिया में 1% भी नहीं बिका करता था। तो अंदाजा लगा सकते हैं उद्योग कितने बड़े रहे होंगे, व्यापार कैसा होता होगा। और जब उद्योग और व्यापार इतना बड़ा था कि 33% हम निर्यात करते हैं, तो निर्यात तो वही देश किया करता है जिसके पास उत्पादन अधिक होता है। इसको एक सरल भाषा में मैं समझाना चाहता हूं। हम हमारे घर में खीर बनाते हैं और पड़ोसी को खिलाते हैं। कब? जब अपना पेट भर चुका होता है तब। हमारे घरों में ऐसा नहीं होता कि पड़ोसी को खिलाने के लिए खीर बनाते हैं। खीर तो अपने खाने के लिए बनाई जाती है, और वो जरूरत से ज्यादा बन जाती है, हमारा पेट भर जाता है तो पड़ोसी को खिलाई जाती है। मतलब क्या है? किसी देश का निर्यात कब होता है? जब उस देश की जरूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद सामान बच जाए, तब निर्यात किया जाता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 175 साल पहले तक हमारी जरूरतों का सारा सामान हम बनाते थे, बनने के बाद वो बच जाता होगा तो उसको दूसरे देशों में हम निर्यात कराते थे, और निर्यात 33% होता था पूरे दुनिया के बाजार का। इसका माने हम उत्पादन करते होंगे, कुछ माल बनाते होंगे। तो उत्पादन के आंकड़े हैं भारत के अंग्रेजों के दस्तावेजों पर से आधारित कि भारत का उत्पादन पूरी दुनिया में 43% होता था, पूरी दुनिया में। और इस समय अमेरिका, चीन और जापान तीनों को मिला दें तो तीनों का कुल उत्पादन पूरी दुनिया में 45% है। माने 3 देशों के बराबर का उत्पादन भारत में आज से 175 साल पहले तक था। दुनिया के विश्व के उत्पादन में 43% हम करते थे। और आमदनी के स्तर के जो आंकड़े हैं भारत के, 27% आमदनी सारी दुनिया की भारत के कंट्रोल में होती थी। माने भारत 27% दुनिया के बाजार की आमदनी अपने पास लेता था। आमदनी भी हमको होती थी, निर्यात भी हम करते थे, उत्पादन भी होता था, और उत्पादन इतनी चीजों का होता था जो दुनिया के बाजार में धड़ल्ले से बिकती थी।
एक दो चीजों के बारे में बताता हूं। हम स्टील बेचते थे दुनिया के बाजारों में। स्टील के बारे में सारी दुनिया में आज ये गलतफहमी है कि स्टील जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस का उत्पाद है, माने आधुनिक विज्ञान ने पिछले 100 साल में स्टील बनाकर दिया है। लेकिन भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में तो 3000 साल से स्टील का उत्पादन होता रहा और सारी दुनिया में हम बेचते रहे वो स्टील, और हमारे स्टील से जहाज बनते रहे पानी के, और वो जहाज दुनिया की कंपनियां खरीदती रहीं और उससे व्यापार करती रहीं। स्टील हम बेचते थे, कपड़ा हम बेचते थे। कपड़े का इतना अद्भुत उत्पादन इस देश में रहा है क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी कपास हम पैदा करते रहे और वो कपास से कपड़े बनते रहे। ढाका का मलमल, सूरत का मलमल, खंडवा के आसपास के इलाके का मलमल, मध्य प्रदेश में मालवा एक क्षेत्र कहलाता है इंदौर उज्जैन के आसपास का, वहां का मलमल दुनिया में प्रीमियम प्राइस पे बिकता था। माने हम जो कीमत बोल देते थे उस कीमत पे हमारा कपड़ा बिकता था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत का कपड़ा दुनिया के बाजार में जब बिकने के लिए जाता था तो उस समय तौल कर कपड़ा बिकता था। आज कपड़ा मीटर से बिकता है, लंबाई से बिकता है। आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले तक कपड़ा तौल से बिकता था। 1 किलो कपड़ा, 2 किलो कपड़ा, 5 किलो कपड़ा। तो कहा जाता है दस्तावेजों में कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था, उतने ही वजन के बराबर का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था और सोने के वजन के बराबर हमारा कपड़ा बिकता था। हम कपड़ा बेचकर सोना लाते थे इस देश में और 3000 साल तक ऐसे ही बिकता रहा। 3000 साल हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है। 3000 साल हमने लोहा बेचकर सोना कमाया। 3000 साल हमने जहाज बेचे पानी के सोना कमाया। 3000 साल हमने औषधियां बेची दुनिया के बाजार में और सोना कमाया। क्यों? क्योंकि कारण एक था, उस समय सोना जो था ना विनिमय की वस्तु थी। जैसे आज हम विनिमय की वस्तु के रूप में करेंसी को देखते हैं ना, नोट रुपए का हो या डॉलर का, स्टर्लिंग पाउंड का हो या येन का, किसी भी तरह का नोट जो आजकल चलता है ना विनिमय के लिए, हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं तो नोट के आधार पर। आज से 150 पौने 200 साल पहले तक दुनिया में चीजें खरीदी और बेची जाती थी सोने के आधार पर, चांदी के आधार पर, हीरे जवाहरात के आधार पर। दूसरे देशों में हमारा जो माल बिकता था वहां से सोना चांदी हीरे जवाहरात हम इकट्ठे करके भारत में लाते थे और वो हीरे जवाहरात सोना चांदी 3000 साल तक हम इकट्ठा ही करते रहे क्योंकि हम बेचते ही रहे। हमने कभी किसी से कुछ नहीं खरीदा क्योंकि भारत अंग्रेजों के आने के पहले तक संपूर्ण स्वावलंबी देश था। दूसरे किसी देश से हम एक छोटी वस्तु भी नहीं खरीदा करते थे, जो थे हम बेचा करते थे। हम खरीदने वाले देश कभी नहीं रहे क्योंकि जो देश उत्पादन किया करते हैं, जो देश उद्योग चलाया करते हैं, वो देश बेचा करते हैं और जो देश खाली व्यापार किया करते हैं वो खरीदा करते हैं। उद्योग और व्यापार का सबसे बड़ा अंतर है। हम उद्योग चलाने वाले देश हैं, हम उत्पादन करेंगे और बेचेंगे। दूसरे कई देश व्यापार करने वाले देश हैं, वो खरीदेंगे और बेचेंगे। जैसे नाम लेके उदाहरण दूं, सिंगापुर नाम का एक देश है, हांगकांग नाम का एक देश है, ताइवान नाम का एक देश है। ये सब व्यापार करने वाले देश हैं। उत्पादन ज्यादा नहीं है उन देशों में। वो कहीं से कुछ खरीद लेते हैं, दूसरे को बेच देते हैं। यहां से कुछ खरीद लेते हैं, तीसरे को बेच देते हैं। तीसरे से कुछ खरीद लेते हैं, चौथे को बेच देते हैं। और अरब देश भी यही करते हैं। तेल को छोड़कर अरब देशों में कुछ उत्पादन नहीं है। हर चीज को वो दूसरों से खरीद कर तीसरे को बेचा करते हैं। आपने दुबई का नाम सुना है? दुबई के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात का केंद्र बन गया दुबई। दुबई में कुछ उत्पादन थोड़ी होता है तेल को छोड़कर। वो कोई चीज भारत से लेते हैं, कोई चीज चीन से लेते हैं, कुछ और कहीं से ले लेते हैं और ले जाके दूसरे देशों को बेच देते हैं। तो हम व्यापारी देश नहीं रहे, हम उत्पादक देश रहे, हम माल बनाने वाले देश रहे। तो माल जो बनाया करते हैं वो बेचा करते हैं और जो माल की इधर उधर ले जाके ट्रांसपोर्टेशन किया करते हैं वो व्यापार किया करते हैं। तो दुनिया में कई देश व्यापारी देश हैं, लेकिन भारत खाली व्यापारी देश नहीं है, औद्योगिक देश रहा। तो उद्योग चलते रहे। 36 तरह के उद्योगों के तो दस्तावेजी प्रमाण अब तक मिल चुके हैं।
कुछ और प्रमाण अगर हम ढूंढेंगे तो सैकड़ों किस्म के और उद्योगों के प्रमाण मिल जाएंगे आने वाले समय में। तो ये सारे उद्योग चलाकर दुनिया भर में व्यापार करके हम सोना चांदी हीरे जवाहरात लाए। 3000 साल हमने ये व्यापार किया, उसमें इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात इस देश में आ गया कि हमने सोने के मंदिर बना लिए, मंदिरों में हीरे जड़वा दिए, मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़वा दिए। आपने सुना है सोमनाथ का एक मंदिर सोने का मंदिर था जिसको लूटने में महमूद गजनवी को 17 साल लगे थे। अब एक ही मंदिर को लूटने में किसी को 17 साल लगे तो कल्पना कर सकते हैं ना कितनी संपत्ति होगी उस मंदिर में। महमूद गजनवी के समय में लिखी गई एक पुस्तक है, वो पुस्तक ये बताती है कि मंदिर की दीवारों में जड़े हुए हीरों को निकालने का काम 17 साल तक वो करते रहे और तब भी जाके पूरे हीरे नहीं निकाल पाए वो मंदिर की दीवारों से। तो जिस देश के मंदिरों की दीवारों में हीरे जड़े जाएं, जिस देश के मंदिरों की मूर्तियां सोने की बनाई जाएं, जिस देश के मंदिरों के मंडपम सोने के हों, छत्रपम सोने के हों, जिस देश के मंदिरों के किवाड़ सोने के हों, खिड़कियां सोने की हों, अंदाजा लगा सकते हैं उस देश के घर कैसे रहे होंगे। अंग्रेजों के जो इतिहासकार रहे हैं वो बताते हैं कि भारत में जब वो घूमने के लिए आते थे तो किसी घर में खाना खाने के लिए जाते थे तो वो कहते हैं कि घरों में जाते थे तो सोने के सिक्कों का ढेर लगा मिलता था। ये जो अंग्रेजों का एक बड़ा अधिकारी रहा ना टीबी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा पद्धति बदली, कानून पद्धति बदली, न्याय पद्धति बदली, वो खुद कहता है कि वो जब भी भारत के किसी व्यक्ति के घर में गया सोने के सिक्कों का उसने ढेर देखा और जब उसने पूछा कि ये सोने के सिक्के कितने हैं तो जो भारतीय व्यक्ति उसने कहा गिने नहीं है क्योंकि हमारे पास फुर्सत नहीं है गिनने की, हम तो तौल कर रखते हैं सोने के सिक्के। तौल पूछो 10-20 किलो, 50 किलो, 100-200 किलो तो पता चल जाएगा। गिनने की आदत नहीं है हमको। गिनी तो वो चीज जाती है जो थोड़ी होती है, ज्यादा चीजें गिनी नहीं जाती हैं। मैं आपके घर में एक कल्पना करके बताता हूं, इससे आप अंदाजा करिएगा। आपके घर में गेहूं का ढेर लगा है और मैं ये कहूं कि गेहूं के कितने दाने हैं जरा बताओ। आप कहेंगे क्या मूर्खता का सवाल है, कितने किलो गेहूं है ये बताओ, क्विंटल कितना है, टन में कितना है, किलो में कितना है, वो गेहूं तो आप बता दोगे। मैं ये पूछूं दाने बता दो गिन के तो आप कहोगे ये तो संभव नहीं है। चने का ढेर लगाया आपके घर में और मैं कहूं कि चना बता दो, एक एक दाना कितना चना है, 10,000, 20,000, 50,000 चने के दाने, आप कहेंगे ये संभव नहीं है। चने का किलो बता सकते हैं, 10 किलो है, 20 किलो है, 100 किलो है, 500 किलो है। तो जब सोने के सिक्के जरूरत से ज्यादा हो जाते हों और गिनने की संभावना खत्म हो जाती हो तब वो तौल कर रखे जाते हैं। तो अंग्रेज इतिहासकार बताते हैं, और ये बात एक अंग्रेज नहीं कह रहा है, ये 2 अंग्रेज नहीं कह रहे हैं, 200 से ज्यादा अंग्रेज इतिहासकार ये कह रहे हैं अपनी अपनी इतिहास की किताबों में और दस्तावेजों में कि भारत के घरों में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर रहता है, क्योंकि समृद्धि और संपत्ति बहुत है। तो ऐसा देश भारत रहा, सोने का देश, चांदी का देश, हीरे जवाहरात का देश, मोती माणिक पन्नों का देश। इसलिए सारी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहीं और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। तो ये सोने की चिड़िया मतलब सोने से भरपूर, चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक से भरपूर देश रहा। ऐसा देश था। अगर ऐसा देश था तो संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी ही रहा होगा, उसके अलावा यह देश बन नहीं सकता ऐसा। तो उसकी खोज जब हम लोग करते हैं आजकल और आगे भी करते रहेंगे तो पता चल रहा है कि इतना स्वदेशी और स्वावलंबन इस देश में रग रग में भरा हुआ था कि ये देश अद्भुत बना। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूं कि भारत का ये जो स्वावलंबन और स्वदेशीपन था ये आया कहां से? तो ये आया हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से। अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को 2 हिस्सों में बांटकर अगर हम देखें तो एक थी नगरीय अर्थव्यवस्था और एक थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मूल में थी और नगर की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है
कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था। नगरों में व्यापार होता था और गांव में उत्पादन होता था। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो थोड़े हिस्से में नगर की अर्थव्यवस्था थी और बड़े हिस्से में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर थोड़ा इतिहास आप पढ़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास सारी दुनिया में अनोखा और अद्भुत इतिहास है, जो ये बताता है कि भारत में शुरू से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है। दुनिया के देशों में नगरीय सभ्यता का विकास कई सौ साल के बाद हुआ है, लेकिन भारत के बारे में सारी दुनिया के इतिहासकार अब ये मानने लगे हैं कि नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इतिहास की किताबों में, तो पता चलता है कि बहुत सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे किस्म के नगर इस देश में बसाए गए थे और उन नगरों में अतिरिक्त उत्पादन का सामान आकर बिका करता था जो गांव से आता था। तो गांव थे प्राथमिक उत्पादन की इकाई और नगर थे उस उत्पादन को खपत कराने वाले। गांव कैसे हुआ करते थे? जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन किया है और जिन अंग्रेज शासकों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, दोनों के आधार पर मैं बात करता हूं आपसे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जिन्होंने भारत की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। उनमें से एक अंग्रेज था, उसका नाम था डलहौजी, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं। ऐसे ही एक अंग्रेज था विलियम बेंटिंग, जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तार तार कर दिया। तो जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, उन्होंने भारत में क्या देखा गांव में, और जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन और अभ्यास किया इतिहासकार के रूप में, उन्होंने क्या देखा भारत के गांव में, तो वो मैं उनके ही शब्दों में सुनाता हूं। बस हिंदी में करूंगा, उनका अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में सुनाऊंगा। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है, भारत के बहुत सारे गांवों में गया, अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो पहला एक वाक्य लिखता है गांव के बारे में कि भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है और वो है नमक। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोटेशन है, उसका मैं हिंदी कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। माने कहने का मतलब ये है कि भारत के गांव अपने उत्पादन में इतने स्वावलंबी हैं कि वहां हर चीज पैदा होती है, वहां कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती है। बाहर से बस एक ही चीज लाई जाती है, वो नमक, क्योंकि नमक भारत के हर गांव में पैदा नहीं होता। और ये सच्चाई है, आप जानते हैं भारत में हर गांव में नमक पैदा नहीं होता और हो नहीं सकता। नमक पैदा होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भगवान की बनाई गई व्यवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर नमक का बनना, और एक व्यवस्था है मनुष्यों के द्वारा नमक का बनाया जाना। भगवान के आधार पर और प्रकृति के आधार पर जो व्यवस्था है नमक की, वो ये कि ये मिट्टी है ना, जैसे परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं ना, इस मिट्टी में सब कुछ है। इस मिट्टी में लोहा है, इस मिट्टी में तांबा है, इस मिट्टी में सोना है, इस मिट्टी में जस्ता है, इस मिट्टी में बॉक्साइट है, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम है, इस मिट्टी में गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, मटर है, तेल है, सब कुछ है। इसी मिट्टी में नमक भी है। और मिट्टी का नमक समय के काल के प्रवाह में पहाड़ बनता रहता है, पत्थर बनता रहता है, और वो फिर हम अपने उपयोग के लिए लेते रहते हैं। तो कई स्थानों पर भारत में नमक के पहाड़ होते हैं। अब दुर्भाग्य अपने देश का ये है, अफसोस अपने देश का ये है कि जितने नमक के पहाड़ इस देश में होते थे, वो सारा इलाका पाकिस्तान